फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा में। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आपका स्टार्ट हो चुका है महामैराथन, और यह महामैराथन इसलिए स्टार्ट हो रहा है कि आपका एग्जाम आपके बिल्कुल करीब आ चुका है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड का लॉन्ग एंड शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सोल्यूशन। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा सोल्यूशन के साथ। तो यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला यह क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ जितना भी क्वेश्चन कवर करूंगा सोल्यूशन के साथ फुल्ली सॉल्व क्वेश्चन मिलेंगे। आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। ओके, यहाँ पे लिखा भी गया है कि फर्स्ट सेमेस्टर के एचएपी यूनिट 1 एंड 2 हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन लॉन्ग एंड शॉर्ट आपको मिलेंगे, टोटल 60 क्वेश्चन मिलेंगे, और वह क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें 10 एंड 7 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन वाली वीडियो सॉल्व वाली देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हो। हम 2 मार्क्स का जितना भी क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 5 तक बनते थे टोटली चैनल पर मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, ये रहा आपका 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन। ये ऐसे सब क्वेश्चन आपको मैं इससे मतलब चैनल पर अपलोड हो गई वीडियो, आप सभी उसको चेकआउट कर सकते हो। तो हम बात करेंगे 7 मार्क्स का क्वेश्चन। तो हमारा जो यूनिट नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन बनता है 7 मार्क्स का, वह हमारा है एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है यही बनता है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन मींस मूविंग सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ सेल। अब देखो यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सभी को पता होगा, क्योंकि आप सभी ने हमारे साथ जुड़ करके आप सिलेबस जरूर खत्म किए होंगे आई होप। अब देखो अगर नहीं भी किए हैं तो कोई बात नहीं, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो और आपका नंबर बिल्कुल अच्छा ही आएगा। अब इसमें क्या है, अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, मान लो ये आपका कोई सेल है, अब सेल का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इधर इधर लगा है। ठीक है, अब इस सेल के अंदर जो हमारा न्यूट्रिएंट्स जाना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जब तक न्यूट्रिएंट नहीं जाएंगे तब तक हमारा सेल अच्छे से एक्टिव नहीं होगा। तो ये न्यूट्रिएंट जो है कैसे इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं, इसी का मैकेनिज्म हमें पढ़ना है पूरे इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, द प्रोसेस बाय विच सेल मूव सब्सटेंस लाइक न्यूट्रिएंट वास्ट एंड आयन अक्रॉस दियर मेम्ब्रेन मेंटेनिंग बैलेंस एंड हेल्थ। अब इसमें देखो जो हमारे सेल के अंदर जो भी मतलब न्यूट्रिएंट्स हैं, वास्ट है और आयन है, जो भी मेम्ब्रेन के हेल्प से मतलब अंदर जाते हैं और हमारे सेल का जो बैलेंस और उसका सेल का हेल्थ है जो मेंटेन करते हैं, कुछ इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जैसे देखो मान लो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हेल्प से मान लो ये न्यूट्रिशन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से हमारे सेल के अंदर ये सब पास हो रहे हैं। यहाँ पे देखो कुछ जो मैटर है नॉट अलाउ लिखा गया है। ठीक है, मतलब जो कह सकते हो तो अनडाइजेस्ट या खराब प्रोडक्ट है उनको, अब जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अलाउ नहीं करता है कि आप हमारे अंदर आओ। ठीक है, तो ये बाहर ही रहेंगे। जो न्यूट्रिशन है, अच्छी चीजें हैं, उनको अपने अंदर रख लेता है, क्योंकि सेल जो है आपका हेल्दी और बिल्कुल मेंटेन बना रहे। ठीक है, इट इज नोन एज मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हैं। इट इज मेनली 3 टाइप। अब देखो जो ये है मैकेनिज्म अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, यह आपका मेनली 3 टाइप का होता है। अब यह मेनली 3 टाइप का क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और इंडोसाइटोसिस। तो हमें एक एक को डीप में देखना है, क्योंकि यह जो आपका क्वेश्चन है यह 7 मार्क्स का डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो हम इसीलिए इसको डीप में कवर कर रहे हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट और इंडोसाइटिस क्या होता है, सबसे पहले हम बात करें। ये 3 चीज कवर करने से पहले आप ये एक टॉपिक ये समझो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है। ओके, अब देखो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारा क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन डेंसिटी। सबसे पहला क्या है, यह पूरा टोटली बेस्ड होगा हमारी डेंसिटी पे। अब देखो डेंसिटी मतलब क्या होता है, घनत्व। घनत्व मतलब मास। ठीक है, मतलब केजी में कितना होगा। when any drug या substance move from high concentration to lower concentration। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में क्या होता है, इस मतलब ये ऐसी कंडीशन होती है जहां पे हमारे ड्रग या कोई भी सब्सटेंस या पार्टिकल मूव करता है हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। जैसे देखो यहाँ पे आपको इमेज दिखाई दे रहा होगा, एक तरफ हमारा जो कंसंट्रेशन है वह हाई है, और हाई की तरफ से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होते हुए आ रहे हैं सब लो कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, आई होप आप सभी ने यह समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं आगे वाला, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जो मेन आपको दिखा था 3, तो एक था उसमें आपसे पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब हम कवर कर रहे हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट हमारा क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस ए सेल मेम्ब्रेन विदाउट यूजिंग एनर्जी। अब इससे पहले आप लोग क्या देखें कि मतलब जो हमारा न्यूट्रिशन हुआ सेल को क्रॉस करके जा रहा है, लेकिन अब वह जो न्यूट्रिशन सेल को क्रॉस कर रहा है कहीं उसको एनर्जी का यूज होता मतलब करता है और कहीं एनर्जी का यूज नहीं करता है। तो जिस कंडीशन में वह एनर्जी का यूज कर रहा है हमारा सेल, उसको आप
पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलोगे। द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस ए सेल मेम्ब्रेन विदाउट यूजिंग एनर्जी, मतलब यहाँ पे एनर्जी का यूज नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो अगर ये आपका न्यूट्रिशन है और इधर ये सेल है, अब ये न्यूट्रिशन सेल के अंदर अगर जाना चाहता है तो आराम से चला जाएगा। ठीक है, कोई एनर्जी का यूज नहीं होगा वहां पे। ठीक है, ये बात आप अपने माइंड में सेटअप कर लो। बाकी पैसिव ट्रांसपोर्ट आप अगर ये पॉइंट आपको याद है तो आप बिल्कुल कुछ अपने से कंटेंट बना के लिख सकते हो, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, अब बात करेंगे हम पैसिव डिफ्यूजन की। इसी में आपको पढ़ना है पैसिव डिफ्यूजन। इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लाइक मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस हाई टू लो कंसंट्रेशन। अब देखो इसके पहले मैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्यों पढ़ाया, क्योंकि यह जो टर्म है वह बार बार आएगा। तो हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना, ठीक है, उसी को आप बोलोगे पैसिव डिफ्यूजन। अब देखो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लाइक एज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस हाई टू लो, जैसे कि कोई भी सब्सटेंस है वह हाई से लो कंसंट्रेशन की मूवमेंट करता है, उसको भी आप पैसिव डिफ्यूजन बोल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपका ये मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, और उधर मान लो न्यूट्रिशन है। ठीक है, अब न्यूट्रिशन क्या करेंगे, इधर ज्यादा मात्रा में है तो हाई से लो की तरफ आएंगे कि नहीं, इधर क्या है लो है और इधर हाई है, तो हाई से लो की तरफ जनरल से चले आते हैं, इन्हीं को हम बोल देते हैं पैसिव डिफ्यूजन। आप क्या है थोड़ा सा कंटेंट अपने आप से भी बना के लिखिएगा, केवल यहाँ पे समझो। ठीक है, क्या मतलब अपना डाउट क्लियर करो कि क्या हमें लिखना है और क्या यहाँ पे बोला जा रहा है। अब देखो इसी में आपको पढ़ना है फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या होता है। अब इसमें क्या होता है, इट इज ए टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, यह भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही टाइप है। वेयर प्रोटीन हेल्प सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, इसमें क्या है प्रोटीन हेल्प करता है, मतलब प्रोटीन हेल्प करेगा तब जाके हमारा कोई भी न्यूट्रिशन या विटामिन जो हमारे सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, हेल्दी होगा, वो हमारे सेल के अंदर आता है। और यह इसे अगर देखो कि तो काम कैसे करता है, तो इसमें सबस्टेंस बाइंड टू कैरियर प्रोटीन, जो भी हमारा सबस्टेंस रहेगा वो कैरियर प्रोटीन से बाइंड करेगा। ठीक है, कैरियर प्रोटीन मतलब ऐसी प्रोटीन होती है जो किसी भी सबस्टेंस को सेल के अंदर लाने में हेल्प करती है, तो वह सबस्टेंस जो है कैरियर प्रोटीन से बाइंड होगा। अब देखो नाउ प्रोटीन चेंज शेप, अब जो प्रोटीन होगी वह शेप चेंज कर लेगी, मूविंग सबस्टेंसेज अक्रॉस मेम्ब्रेन। अब जब वो अपने शेप को चेंज कर लेगी तो जो भी सबस्टेंस है वो हमारे मेम्ब्रेन के हेल्प से, मतलब मेम्ब्रेन के थ्रू आ जाएगी सेल के अंदर। तो ये हमारा था फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ऐसे ये वर्क करता है। अब हम बात करें इसी में एक हमारा आता है ओस्मोसिस, तो ओस्मोसिस बिल्कुल आसान होता है, हम लोग देख लेते हैं ओस्मोसिस क्या होता है। इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर पार्टिकल फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से कोई भी लिक्विड या सॉल्वेंट या वाटर पार्टिकल जो कि मूव करते हैं हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ, उन्हें हम ओस्मोसिस भी बोल सकते हैं। अब हम बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो वहाँ पे आपको पढ़ना था तीन, पैसिव हमारा कवर हुआ। अब हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन यूजिंग एनर्जी। इसके पहले वाले पैसिव में विदाउट यूजिंग एनर्जी न्यूट्रिशन जा रहा था सेल में, लेकिन यहाँ पे क्या है हमें एनर्जी का यूज करना पड़ेगा तब जाके जो न्यूट्रिशन हमारे सेल के अंदर एंट्री कर पाएगा। अब देखो इसमें क्या होता है, कौन सी एनर्जी हमारा सेल यूज करता है, इसको भी आप लोग देख लो। इन दिस प्रोसेस एटीपी आर यूज टू फॉर्म ऑफ एनर्जी, इस प्रोसेस में एटीपी यूज होता है एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, अब देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारा क्या होता है, इन दिस एटीपी डायरेक्टली यूजेज एज एनर्जी, इसमें क्या होता है प्राइमरी में जो एटीपी हमारा होता है वह एनर्जी के मतलब टाइप से डायरेक्ट यूज किया जाता है, हमारा जो सेल है वह डायरेक्ट यूज कर लेता है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इन दिस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट आर यूज इंस्टेड ऑफ एनर्जी। देखो ये क्या होता है, वास्तव में एनर्जी जो है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के टाइप से यह यूज करता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जैसे कि सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज। आप यह पढ़ेंगे फिफ्थ सेम में बिल्कुल डिटेल में कि सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज क्या होता है। ठीक है, अब देखो थर्ड वाला जो आपका था इंडोसाइटोसिस था, अभी हम लोग एक ही क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। ठीक है, इंडोसाइटोसिस क्या होता है, इट वर्क्स मेनली टू टाइप, यह देखो दो टाइप से वर्क करता है, एक फाइगोसाइटिस एक पिनोसाइटिस। अब देखो फाइगोसाइटिस में क्या होता है, सेल ईटिंग, ठीक है, अपटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकल, जो भी सॉलिड पार्टिकल वह सेल अपटेक करेगा मतलब लेगा। पिनोसाइट में क्या है, सेल ड्रिंकिंग, अपटेक ऑफ फ्लूइड। इसमें क्या है दो अंतर है, इसमें आपका सॉलिड रहेगा, फाइगो में आप याद रखना कि सॉलिड, और पीनो में मतलब पीना, पीना मतलब पानी ही तो पियोगे, मतलब अपटेक ऑफ फ्लूइड मतलब सॉलिड मतलब सेल ड्रिंकिंग होगा। ठीक है, ये आपने मतलब माइंड में आप ये सब बातें सेटअप कर लो। इन दिस ट्रांसपोर्ट, इस ट्रांसपोर्ट में ड्रग ऑफ वेरी लार्ज साइज मॉलिक्यूल गेट ट्रांसपोर्टेड विया इनगल्फमेंट बाय सेल मेम्ब्रेन। जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वह क्या है हमारे सेल के अंदर आएंगे, किसके हेल्प से, इनगल्फमेंट के हेल्प से। अब देखो इनगल्फमेंट वर्ड जो है, जैसे मान लो कोई भी जानवर है वह अपने मुंह को खोला बैठा है और कोई भी उसका शिकार जाता है तो मुंह खोल के तुरंत उसके मुंह में आता है, तुरंत वह बंद कर लेगा, यही हमारा इनगल्फमेंट है। और यही कुछ मतलब
सेल भी ऐसे कर दे। जैसे देखो ये इधर फूड पार्टिकल है, इधर नॉर्मल सेल है। उसके बाद क्या करें, थोड़ा सा जगह बना के फूड पार्टिकल इसके इतने करीब आएंगे, सेकंड में इतने करीब आएंगे, थर्ड में इतने करीब आएंगे, जो फिफ्थ आपका होगा पूरा इसको अंदर ही ले लेगा। ठीक है, तो इन्हें हम बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन था ये एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यह कवर हुआ। आई होप कि आप सभी को समझ में भी आया होगा। अगर आप सब अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले उन्हीं तक पहुंचे। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, ड्राई वेल लेवल डायग्राम ऑफ सेल एंड इट्स फंक्शन। आपको एक अच्छा सा सेल बनाना है और उसका फंक्शन भी लिख देना, जो उसके ऑर्गेनल्स होते हैं, फंक्शन वगैरह सब आपको बनाना है। अब सेल तो सभी को पता होगा, सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी और ऑल लिविंग थिंग्स। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं या हमारी बॉडी का ये जो सेल है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। सेल इज ए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। अब देखो हमारे लाइफ का यह क्या है, बेसिक बिल्डिंग होता है। जैसे एक रूम होता है, छोटे छोटे ईंट से मिलके तब जाके एक रूम तैयार होता है, वैसे हमारी बॉडी भी एक छोटे छोटे सेल का जब ऐड हुआ तब जाके हमारी पूरी बॉडी बनी है। ठीक है, तो इसीलिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ इसे बोला जाता है। ये ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ अबाउट 100 ट्रिलियन सेल। ये एक ह्यूमन बॉडी अगर देखो लगभग 100 ट्रिलियन सेल से मिलके बनी होती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट का, तो आपको नेक्स्ट में मिलेगा सेल का फिगर, जो कि सेल का फिगर हमारा एक स्टूडेंट ने बना के दिया है। तो बिल्कुल मतलब उसका बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि यह जो फिगर है बिल्कुल वीआईपी तरीके से बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा परेशानी हो रही है फुल फिगर देखने में, तो भी धीरे धीरे आप फुल फिगर भी देख लोगे। सबसे ऊपर देखो आपको मिलेगा साइटोप्लाज्म, और इधर ये जो साइटोप्लाज्म है, और इधर आपका ये जो सेंट्रोसोम है। ठीक है, और आपको यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन दिखेगा, और ये आपका लाइसोसोम है, और इधर देखो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा फिगर को ऊपर करते हैं तो आपको मिलेगा न्यूक्लियस, जो कि इंपॉर्टेंट होता है हमारे सेल के लिए। अब आपको देख रहे हो यहाँ पे दिख रहा होगा न्यूक्लियस, और ये इधर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये जो होते हैं न्यूक्लियस को ढके होते हैं, उन्हें हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये जो छोटे छोटे सेल के अंदर पाए जाते हैं उन्हें हम वोक्यूल बोलते हैं। और इधर जो आपका है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, और ये जो है गोल्जी बॉडी है, बाकी ये जो आपका है राइबोसोम है, और ये जो आपका है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो आई होप आप इस फिगर में जितने भी ऑर्गेनल है आप सभी को समझ में आया होगा। आप सब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो हाफ हाफ करके। ठीक है, अब देखो हम क्या बात करेंगे इसके फंक्शन की। अब देखो फंक्शन में क्या होता है, सेल का फंक्शन क्या होता है। सबसे पहला फंक्शन जो है रेस्पायरेशन होता है, जनरेट्स एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स को लेके उसके बाद एनर्जी को जनरेट करता है। जैसे आप सभी ने कभी सोचा कि जो हम खाना खाते हैं तो कैसे हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी आ जाती है, तो यही काम होता है, ये सेल ही हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, क्रिएट न्यू सेल थ्रू सेल डिवीजन। जब हमारे बॉडी के अंदर सेल डिवीजन होता है तो नए नए सेल भी फॉर्मेशन होते हैं, इसलिए क्या है रिप्रोडक्शन का फंक्शन इसका आता है। अब बात करें कम्युनिकेशन की, तो सेंड एंड रिसीव सिग्नल। जैसे देखो अब किसी के हाथ में या पैर में कभी चींटी काटी तो सिग्नल तुरंत हमारे ब्रेन तक जाता है कि आपको चींटी काट रही है, चींटी को अपने हाथ से वहां से भगाओ। तो एक सेल से दूसरे सेल तक मैसेज तुरंत फटाफट जाता है, तो सेंड एंड रिसीव सिग्नल मतलब कम्युनिकेशन में आता है। ये हमारे सेल के फंक्शन है। अब बात करें हम स्टोरेज की, तो सेल स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स सच एज ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड फॉर लेटर यूज। अब देखो कभी ऐसा होता है कि एक दो दिन तक आप भूखे रह जाते हो, तो कैसे जीवित रहते हो कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। तो ये जो सेल होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह जैसे ग्लूकोज अमाइनो एसिड स्टोर करके रखे रहते हैं, धीरे धीरे यह निकालते रहते हैं। ठीक है, अब देखो जो पांचवा फंक्शन है यह है वास्ट मैनेजमेंट का। तो वास्ट मैनेजमेंट में रिमूव वास्ट फ्रॉम बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर बहुत से टाइप के वास्ट होते हैं, उनको भी रिमूव करने में हमारा सेल मतलब सेल ही हेल्प करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो जो हमारा सेल वाला था, सेल के ऑर्गेनल फंक्शन ये ऑलरेडी अब कवर हो चुका है। ठीक है, ये वाला जो आपका क्वेश्चन था ये कवर हो चुका है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मीटोसिस। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मीटोसिस पे आपको लिखना है शॉर्ट नोट। यह बार बार रिपीटेड क्वेश्चन भी है, तो इसको क्या है आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। मीटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच ए सेल डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। मीटोसिस में क्या होता है, दो आइडेंटिकल डॉटर सेल क्या है आपस में मतलब डिवाइड होते हैं। आल्सो नोन एज यम फेज और मीटोटिक फेज। इसको हम लोग क्या है यम फेज या मीटोटिक फेज भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन पुटअप कर लिया गया राइट ए शॉर्ट नोट ऑन यम फेज या मीटोटिक फेज, तो आप मीटोसिस ही लिख के आइएगा, बिल्कुल आपको टोटल नंबर मिलेगा। इन दिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल। इस कंडीशन में क्या होता है, जो डॉटर सेल के नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं इज सेम एज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट सेल। तो पेरेंट सेल का भी कुछ क्रोमोसोम होगा, दोनों क्या है सेम ही होते हैं। इट अकर इन टू पार्ट्स। या भी जो होता है यह दो पार्ट में अकर होता है, मतलब एक कैरियोकाइनेसिस होता है, दूसरा साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस जो हमारा होता है वह चार टाइप का होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। बाकी कैरी जो साइटोकाइनेसिस होता है वो अपना सिंगल अकेला पड़ा होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैरियोकाइनेसिस का, जो को मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी यह 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है। इट इज ए प्रोसेस बाय विच द सेल न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई।
इसमें जो होता है सेल का जो न्यूक्लियस मतलब मेन पार्ट वह डिवाइड हो जाता है दो डॉटर न्यूक्लियाई में, जैसे कि आपका न्यूक्लियस है और यहाँ देखो दो तरह डिवाइड हुआ है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके जो सब टाइप है प्रोफेज का। दिस फेज बिगिंस विथ इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोमल मटेरियल लाइक एज क्रोमेटिन। अब देखो क्रोमोसोमल मटेरियल जो होता है क्रोमेटिन, जब उसका कंडेंसेशन होता है तो हमारा उसको हम बोलते हैं प्रोफेज। अब बात करें मेटाफेज की, तो दिस फेज बिगिंस विथ कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है। तो न्यूक्लियर इन्वेलप का जब कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है तो उन्हें हम मेटाफेज बोलते हैं। बिल्कुल शार्ट शार्ट है, आपके दिमाग में यह सेट हो जानी चाहिए बात, क्योंकि मैं आपके लिए शार्ट नोट्स ही ज़्यादातर लेके बनाता हूँ, क्योंकि आप जो भी पढ़ो वो समझ में आ सके, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने का क्वेश्चन नहीं जब तक आपके दिमाग में कुछ सेट ना हो। अब देखो क्रोमोसोमल कंडेंसेशन कंप्लीटेड एंड टू सिस्टर क्रोमैटिड्स आर होल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोसोम। दो सिस्टर क्रोमैटिड्स वो होल्ड होती हैं सेंट्रोसोम से हमारे। अब बात करें हम सी वाला, तो ये आपका है एनाफेज, बिगिंस विथ स्प्लिटिंग ऑफ ईच क्रोमोसोम। ये क्या है, जब दो क्रोमोसोम आपस में स्प्लिट कर जाते मतलब कॉपी करने लगते हैं, मतलब डबल हो जाते हैं, तो वो क्या है क्रोमोसोम का मतलब करते हैं, तो उन्हें हम एनाफेज भी बोलते हैं। इसमें क्या है सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स एंड मूव टुवर्ड अपोजिट पोल्स। अब देखो क्रोमैटिड का यहाँ पे अलगाव होता है और वह एक दूसरे के अपोजिट जाने लगते हैं, ठीक है। अब देखो टेलोफेज क्या होता है कि लास्ट स्टेज ऑफ मिटोसिस, यह जो है मिटोसिस का लास्ट स्टेज होता है। एंड इन दिस क्रोमोसोम्स लूज इंडिपेंडेंटली, ठीक है, मतलब डी कंडेंसेशन, जो वहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा था फर्स्ट वाले में, यहाँ पे डी कंडेंसेशन होने लगेगा। एंड क्रोमैटिन मटेरियल इज कलेक्टेड एज मास एट टू पोल्स। अब देखो जो क्रोमैटिन मटेरियल होगा वो दो पोल पे मास के रूप में कुछ क्या है इकट्ठा हो जाएगा। तो ये था हमारा कैरियोकाइनेसिस। अब हम बात करेंगे साइटोकाइनेसिस का, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस में हमारा क्या होता है अभी आप सभी देख लो। तो साइटोकाइनेसिस इट इज द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल साइटोप्लाज्म आफ्टर न्यूक्लियस डिवीजन टू फॉर्म टू डॉटर सेल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म है, अब जो भी साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा। तो बेसिकली हम साइटोकाइनेसिस इसी को बोल देते हैं, बिल्कुल आसान आपका है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट वाला, तो एक्सप्लेन नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म विथ एग्जांपल। यह क्वेश्चन जो है कभी कभी 10 मार्क्स का, कभी कभी 7 मार्क्स का, बाकी 2 मार्क्स का। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन मोस्ट पॉपुलर, बार बार पूछा गया, चाहे 2 चाहे 7 चाहे 10 किसी में जरूर पूछा जाएगा। तो हम लोग कवर कर रहे हैं लॉन्ग के अकॉर्डिंग। होम्योस्टेसिस क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स होम्यो प्लस स्टेसिस, या दो वर्ड से मिलकर बना होता है होम्यो प्लस स्टेसिस, सेम प्लस स्टेट, ठीक है, सेम स्टेट का, ठीक है। अब मान लो ये होम्योस्टेसिस अब होता क्या है, यह भी देखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है। होम्योस्टेसिस इज लाइक योर बॉडी बैलेंस कीपर। अब देखो होम्योस्टेसिस क्या होता है, हमारे बॉडी का बैलेंस कीपर होता है, मतलब अंदर का इन्वायरमेंट और बाहर का इन्वायरमेंट दोनों को मेंटेन करके रखता है हमारा ये होम्योस्टेसिस। अब आपको दोनों को डिफाइन करना है, निगेटिव का और पॉजिटिव को भी। सबसे पहले हम बात करेंगे निगेटिव फीडबैक सिस्टम का। तो इसमें क्या है निगेटिव, निगेटिव मतलब माइनस, माइनस मतलब कोई भी चीज़ घट रही होती है, इसमें बढ़ी हुई चीज़ को आपको घटाना होता है, ठीक है। व्हेन एनीथिंग इज इंक्रीज इन आवर इंटरनल इन्वायरमेंट, जब हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब बॉडी में कोई भी चीज बढ़ जाती है तो देन दिस सिस्टम इज ट्राई टू बैक इनटू नॉर्मल कंडीशन बाय डिक्रीजिंग इट। तो यह जो हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है उस बढ़ी हुई चीज को वह नॉर्मल करने में हेल्प करता है, मीन्स घटाने में हेल्प करता है। जैसे आपको बहुत तेजी से किसी को फीवर हो जाए, तब देखो क्या होता है उस कंडीशन में टेम्परेचर आपकी बॉडी का बढ़ जाता है, आपकी जो मतलब स्किन की हीट है वो अभी बढ़ेगी, हाइपोथैलेमस क्या एक्टिवेट हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत तेजी से होने लगेगा। बाकी रेगुलेशन सेंटर यहाँ पे है, उसके बाद देखो स्वीट ग्लैंड भी एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो स्वीटिंग बहुत तेजी से हो जाएगी, जब स्वीटिंग बहुत तेजी से होगी टेम्परेचर जाहिर सी बात है डाउन होगा। तो हमने क्या किया टेम्परेचर को डाउन कर दिया, ठीक है, यही हमें करना था, निगेटिव किए ना माइनस कर दिए ना, तो वही है। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की। तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम भी इसी तरह कुछ आसान है, इसमें हम लोग बढ़ी हुई चीज़ को, सॉरी फ्रेंड्स, घटी हुई चीज़ को बढ़ाते हैं, ठीक है। पॉजिटिव में यूज टू इंक्रीज, यहाँ पे हम लोग क्या है किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए ये यूज करते हैं। व्हेन एनीथिंग इज डिक्रीज, जब हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट कोई भी चीज़ घट जाती है, इट इज ट्राई टू बैक इट्स नॉर्मल सिचुएशन बाय इंक्रीजिंग इट। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि यह नॉर्मल सिचुएशन में आ जाए, मतलब बढ़ जाए, घटी हुई चीज़ अब बढ़ जाए। तो देखो चाइल्ड बर्थ के समय क्या होता है, जो अब जब इनपुट उस पर पड़ता है, ठीक है, तो वह कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है, वो थोड़ी सी सिकुड़ जाता है, तो हार्मोन रिलीज होता है, तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर तुरंत बर्थ हो जाएगा, ठीक है। ये थे हमारे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो ये जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन भी है। व्हाट इज टिश्यू, क्लासीफाई एपिथेलियल टिश्यू इन डिटेल। कितना बड़ा क्वेश्चन है कि टिश्यू क्या होता है और एपिथेलियल टिश्यू को आप डिटेल में करो, ठीक है। तो टिश्यू क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। सिमिलर सेल का एक ग्रुप होगा जो कि स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेगा, उन्हें हम बोलते हैं टिश्यू। दे आर फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये फाउंड होते हैं मतलब पाए जाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। इधर देखो सिमिलर सेल है और यह यही सिमिलर सेल एक ग्रुप बना लिए
सेल का, ठीक है। तो हम इसको बोल देते हैं टिश्यू। अब आपको क्लासीफाई करना है इपिथेलियल टिश्यू। अब हम इपिथेलियल टिश्यू भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इपिथेलियल टिश्यू। ये आपका ये टिश्यू का एक फ्लो चार्ट है, आप इसको भी मतलब देख सकते हैं। बाकी अब हम बात करेंगे इपिथेलियल टिश्यू का, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इपिथेलियल टिश्यू, सबसे पहले तो इपिथेलियल टिश्यू जो है ये आउटर लेयर होता है हमारे स्किन का। अब देखो सर्फेस स्किन का नहीं, पूरे टिश्यू का ये आउटर लेयर होता है इपिथेलियल टिश्यू। अब इट इज कॉमनली नोन एज इपिथेलियम, इसे आप क्या बोल सकते हो, इपिथेलियम भी बोल सकते हो। इट इज द लार्जेस्ट शीट ऑफ सेल दैट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ ऑल द बॉडी सरफेस। अब देखो ये क्या करेगा, जितने भी बॉडी सरफेस है सब पे ये लाइनिंग बनाएगा, और लार्जेस्ट शीट भी होता है हमारे सेल का। इट हैज ए फ्री सरफेस, इसमें क्या है, सरफेस फ्री होता है। इपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड कंपैक्टली विथ लिटिल इंट्रासेलुलर स्पेस। अब देखो ये अरेंज होते हैं मतलब कंपैक्टली पैक्ड होते हैं, इंट्रासेलुलर स्पेस इसमें बहुत ही कम होते हैं। अब बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट की, तो जनरली दे आर एवेस्कुलर एंड डू नॉट हैव ब्लड वेसल। इसमें अगर कहो तो ब्लड वेसल का कोई नाम निशान नहीं रहता है, मतलब ब्लड से कोई लेना देना इनका नहीं रहता है। ये है आपके फिगर। ये देखो इपिथेलियल पूरा सेल है, बाकी ये सेल के अंदर के न्यूक्लियस है, बाकी नीचे जो आपको दिख रहा है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बाकी सबसे नीचे आप ब्लड कैपिलरी देखेगी हल्की हल्की। अब इनके हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन बिल्कुल वैसे आसान होने वाला है। फंक्शन इसका क्या है, दे प्रोवाइड कवरिंग टू आवर बॉडी एंड वेरियस इंटरनल ऑर्गन। ये हमारे मतलब बॉडी को कवर करने में हेल्प करते हैं, और भी जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनको ये कवर करने में हेल्प करते हैं, जो हमारे इपिथेलियल टिश्यू होते हैं। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। दे हेल्प इन सेक्रेशन ऑफ वेरियस हार्मोन, और यह हेल्प करते हैं, हमारे बॉडी से बहुत से हार्मोन निकलते हैं ना, उनके सेक्रेशन में भी जो हमारा इपिथेलियल टिश्यू होता है वह हेल्प करता है कि और से हार्मोन निकल सकें। दे आल्सो हेल्प इन एक्सक्रेशन ऑफ वास्ट प्रोडक्ट, और हमारे बॉडी से वास्ट प्रोडक्ट का भी एक्सक्रिएशन होता है, जो कि हेल्प करता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू ही। तो इसको आप फंक्शन में ही इसे पढ़ोगे। अब हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू के क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन ये फ्लो चार्ट आप सभी को दिख रहा होगा। तो एपिथेलियल जो है तीन टाइप से डिवाइड किए गए, सिंपल, ग्लैंडुलर और कंपाउंड। कंपाउंड को आप स्टेरेटिफाई भी बोल सकते हो। अब देखो सिंपल में क्या है, सिंगल लेयर ऑफ सेल, और उसमें लाइनिंग ऑफ बॉडी, कैविटी, डक्ट एंड ट्यूब्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एल्वियोलर सेल। ये आपका सिंपल इपिथेलियल टिश्यू का ये डिफिनेशन है। ग्लैंडुलर में आपको इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पढ़ना है। कंपाउंड में क्या होता है, टू आर मोर लेयर ऑफ सेल, इसमें क्या है, दो या दो से अधिक सेल के लेयर मिलेंगे आपको। प्रोटेक्टिव फंक्शन होगा इनका, जैसे एग्जांपल में क्या है, चीक सेल, ठीक, गाल वाला जो सेल होता है। अब इसमें आपका मिलेगा स्टेरिफाइड स्क्वेमस, स्टेरिफाइड कॉलमनार और ट्रांजिशनल, और इसमें आपको मिलेगा स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कोलुमनार और सिलिएटेड। इनके नाम से ही मतलब इनके नाम में इनकी डिफिनेशन छिपी है, मैं आगे अभी बताऊंगा आपको। सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम क्या होगा। इट हैज फ्लैटेंड सेल विथ इरेगुलर बाउंड्रीज, ये क्या होते हैं, फ्लैटेंड सेल इसमें पाए जाते हैं, और इसकी बाउंड्री क्या है, इरेगुलर रहेगी। फ्लैटेंड मतलब ऐसे चिपटे रहेंगे, और जो बाउंड्री थोड़ा इरेगुलर रहेगी। इट फॉर्म्स डिफ्यूजन बाउंड्रीज, इनमें क्या पाया जाता है, डिफ्यूजन बाउंड्रीज भी पाया जाता है। इट अकर्स इन द एल्वियोली ऑफ लंग्स, और यह अकर होता है हमारे लंग्स के एल्वियोली में, मतलब होते हैं लाइनिंग ऑफ ब्लड। अब देखो ब्लड वेसल्स, पर्सन यहाँ पे ब्लड वेसल्स रहेंगे, ठीक है। ब्लड ब्लड वेसल्स की लाइनिंग पर भी ये पाए जाएंगे, और लिम्फ वेसल्स की लाइनिंग पर भी ये पाए जाते हैं। हम बात करें नेक्स्ट की, तो ये इसका फिगर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन नीचे दिया गया है, बाकी स्क्वेमस सेल आपको ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम का। तो इसमें क्या है, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप सेल। देखो नाम है ना क्यूबॉइडल, तो क्यूब शेप सेल जो है सिंगल लेयर में रहेंगे, तो दैट रेस्ट ऑन ए बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि एक हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करेंगे, उन्हीं को हम लोग सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम बोलते हैं। जैसे इसका लोकेशन मैं आपको सभी को बता दूं, इसका जो लोकेशन है, सरफेस ऑफ ओवरी लाइन के सरफेस पर भी ये होता है, किडनी ट्यूबुल्स के पास भी होता है, और थायराइड ग्लैंड के पास भी यह होता है, हमारा सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल। अब हम इसका फिगर की बात करें, तो यहाँ पे आपको एक कार की तरह, मतलब बस सॉरी ट्रेन के डिब्बे की तरह दिख रहा होगा ना, तो ये जो है ये क्या है, क्यूबॉइडल शेप है। तो ये नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बीच में क्या है, ये सिंगल लेयर है, और ये आपका न्यूक्लियस है। तो आप साधारण सा जनरल में बना के आए कि बिल्कुल टॉप का नंबर पाएंगे। अब इसके फंक्शन की बात हम करें, तो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सेक्रेशन एंड एक्सक्रेशन में भी यह हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे थर्ड की, तो सिंपल कॉलमनार इपिथेलियल अपीयर कॉलम लाइक इन वर्टिकल सेक्शन, ठीक है। कॉलम लाइक वर्टिकल सेक्शन इसमें दिखता है। न्यूक्लियस यूजुअली लोकेटेड नियर द बेस, बेस के लगभग करीब में आपका ये न्यूक्लियस भी दिखेगा। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ तो स्टोमक के लाइन पे ये पाए जाएंगे, और स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लेयर में, और यूटरस के, ठीक है। ये देखो इसका इमेज है, रेक्टेंगुलर सेल मिलेंगे आपको, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेगा, बाकी सिंपल कॉलमनार इपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। अब मैं इसके फंक्शन की बात करूं, तो इसका फंक्शन भी बिल्कुल एक ही लाइन में है, सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो पहले क्या है, सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में
इसका फंक्शन है, और एक्सक्रीशन एंड प्रोडक्शन में भी ये फंक्शन अपना मतलब प्ले करते हैं। अब सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम क्या होता है? कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल। इसमें सिंगल लेयर होते हैं क्यूब लाइक सेल, जैसे कि मतलब क्यूब की तरह सेल होते हैं। आल्सो नोन एज स्यूडो स्टेरिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम। इसको आप लोग स्यूडो स्टेरिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम भी बोल सकते हो। इसका लोकेशन की बात करें तो फ्यू पोर्शन ऑफ वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के कुछ वेंट्रिकल में भी ये पाए जाते हैं। एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पर भी ये पाए जाते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब नोज से लेकर थोड़ा सा नीचे तक, ठीक है, गले तक। अब हम बात करें इसकी फिगर का, तो ये आपका इसका फिगर बेसमेंट मेम्ब्रेन ये है, बाकी हेयर लाइक स्ट्रक्चर में आपको दिखेंगे कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू, ये आपका इमेज है। बाकी फंक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन एंड सेक्रेशन एंड मूव म्यूकस, ये तीन आप इसका फंक्शन है। अब जो हमारा नेक्स्ट था वो ग्लैंडुलर था। ग्लैंडुलर को दो पढ़ना, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। अब देखो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन में कभी कभी या डायरेक्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है कि दोनों में डिफरेंस बताओ, तो अगर डिफरेंस भी पूछता है तो आप इसी के अकॉर्डिंग लिख के आइएगा। तो प्रेजेंस ऑफ डक्ट्स, इसमें एक्सोक्राइन में डक्ट्स प्रेजेंट रहेंगे, इंडोक्राइन में ये डक्टलेस रहेगा, इसमें डक्ट प्रेजेंट ही नहीं रहेंगे। एक्सोक्राइन में आप देखो कि सेक्रेट सेल प्रोडक्ट लाइक म्यूकस, सैलिवा, ऑयल, मिल्क एंड डाइजेस्टिव एंजाइम। इनमें जो सेल होते हैं, सेल वो मतलब सीक्रेट करते हैं म्यूकस, सलाइवा, ऑयल, मिल्क एंड डाइजेस्टिव एंजाइम। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका एग्जांपल जो सलेवरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, अगर इसका हम डक्टलेस की एग्जांपल की बात करें तो टेस्टिस है, पैंक्रियाज है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवरी है, ईटीसी है, मतलब और भी होते हैं। अब बात करें नेक्स्ट का, तो नेक्स्ट में आपको स्ट्रेटिफाई एपिथेलियल टिश्यू भी आपको पढ़ना है। दीज आर दो टिश्यू इन विच सेल्स आर अरेंज इन मल्टीपल लेयर। इसमें क्या है, सेल जो होते हैं वो मल्टीपल लेयर में अरेंज होंगे, ठीक है, एक के ऊपर एक। स्ट्रेटिफाई इसको समय एपिथेलियम में पहला आता है। तो स्ट्रेटम मीन्स लेयर, सभी को पता होगा स्ट्रेटम माने लेयर होता है। इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर, इससे यह पता चलता है कि यह मल्टीपल लेयर की हेल्प से बना होता है। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो स्किन, ओइसोफेगस है, और लाइनिंग ऑफ माउथ, माउथ के लाइनिंग पर भी, ये है इसका एग्जांपल, सॉरी फ्रेंड्स इमेज है इसका, ठीक है। फ्लैट स्केल लाइक सेल इधर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आपको दिख रहा होगा, बाकी नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बात करें सेकंड की, तो है स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियल। इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप्ड सेल। इसमें जो भी सेल के जो लेयर है, मतलब पहली बात तो क्या मल्टीपल रहेंगे, एक नहीं एक से अधिक रहेंगे। बाकी जो सेल का शेप वह रेक्टेंगुलर शेप का रहेगा। अब मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो यह आपको देखने को मिलेगा यूरेथ्रा में, म्यूकस मेम्ब्रेन पर भी, लाइनिंग ऑफ आईलिड्स, आईलिड्स के लाइनिंग पर भी आपको देखने को मिलेगा। ये देख रहे हो ऐसे ऐसे ये इनका शेप रहेगा, ठीक है। बाकी इधर जो है कॉलमनार एपिथेलियल का है, बाकी नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये कॉमन है, सभी सभी टिश्यू में आपको ये बनाना पड़ता है। अब इसकी फंक्शन की बात हम करें तो दो फंक्शन इसका मेन हो जाता है, एक प्रोटेक्शन और एक सिक्रेशन। अब हम बात करें थर्ड का, तो थर्ड में आपको पर देखना है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, इट इज प्रेजेंटेड एट द साइट्स विच आर सब्जेक्टेड टू चेंज इन स्ट्रेस एंड टेंशन। अब अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो ये यूरिनरी ब्लैडर पे आपको देखने को मिलेगा, प्रोवाइड कंट्रैक्शन, ठीक है। फंक्शन इसका जो है ये कंट्रैक्शन प्रोवाइड में ये हेल्प करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर सेकंड का। अब यूनिट नंबर सेकंड का जो आपका क्वेश्चन बनता है वह पहला क्वेश्चन आपका है डिफाइन एक्सियल स्केलेटल सिस्टम इन डिटेल। आपको एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को डिटेल में लिखना है, क्योंकि यह लॉन्ग एंड शॉर्ट हमारी वीडियो चल रही है, इसमें यह जो क्वेश्चन है 7 मार्क्स का पुटअप किया जाता है। तो हम स्टार्ट करेंगे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आपको क्या देखना है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ स्केलेटन, यह आपके स्केलेटन का सेंट्रल पार्ट होता है। जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है यह सेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, सेंट्रल मतलब क्या है, आपके जैसे स्कल हो गया, स्पाइन हो गया, रिबकेज हो गया और स्टर्नम हो गया, ठीक है, ये आपके सेंटर में इन्वॉल्व होंगे। बाकी प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड स्टेबिलिटी, आपके बॉडी को ये सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे और स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे। अब देखो इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या होता है, जैसे वर्टेब्रा कॉलम को आप स्पाइन बोल सकते हो, बाकी स्कल को आप क्रेनियम एंड फेस बोल सकते हो, रिब केज मतलब 24 रिब्स उसमें प्रेजेंट होंगे, बाकी स्टर्नम ब्रेस्ट बोन हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे वर्टेब्रल कॉलम। अब एक एक को हम डीप में देखेंगे कि वर्टेब्रल कॉलम क्या होता है। आल्सो कॉल्ड द स्पाइन और बैकबोन, वर्टेब्रल कॉलम को आप क्या बोलोगे, स्पाइन और बैकबोन भी बोल सकते हो। इट इन्वॉल्व्स ऑफ 33 कनेक्टेड बोन्स, इसमें क्या है लगभग 33 बोन्स जो है आपस में कनेक्ट होती हैं। एक्सटेंड फ्रॉम स्कल, जो कि स्कल से एक्सटेंड मतलब थोड़ा स्कल से ही स्टार्ट होता है और थोड़ा दूर तक चला जाता है, हमारे कमर तक आता है, ठीक है। प्रोवाइड सपोर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रोटेक्शन, ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। अब हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में मेंटेन बॉडी बैलेंस, ये हमारे बॉडी के बैलेंस को यह मेंटेन किया रहता है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड, और स्पाइनल कार्ड को यह प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। अब हम बात करें इसमें सेकंड था स्कल हमारा, स्कल क्या होता है।
द स्कल इज बोनी स्ट्रक्चर, सभी को पता होगा खोपड़ी क्या होती है, खोपड़ी में सभी को पता है कि बोन ही प्रेजेंट होंगे, तो इसका एक पॉइंट यही बनता है कि आप इसे बोनी स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, यह हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, मतलब बचाने का काम करता है, और सेंसरी आर्गन को भी बचाए रखता है, और फेशियल फीचर को भी बचाए रखता है। अब इसमें क्या क्या कंसिस्ट हो, जैसे क्रेनियम, क्रेनियम है, फेस है, और ईयरोसिकल है। क्रेनियम में हमारा क्या है, फ्लैट एंड इरेगुलर शेप रहता है। फेस का क्या है, 14 बोन जिसमें होते हैं, ईयरोसिकल में 6 बोन होते हैं, ठीक है। अब हम बात करें रिब केज का, थोड़ा थोड़ा इस पर केवल आपको इंट्रो ही लेना है। रिब केज क्या है, इट इज आल्सो नोन एज थोरैक्स, इसको आप थोरैक्स बोल सकते हो। इट इज लाई बिटवीन द हेड एंड एब्डोमेन एरिया, ये कहाँ कहाँ होता है, हेड और एब्डोमेन एरिया में होते हैं, ठीक है। इट प्रोटेक्ट द आर्गन लाइक एज हार्ट, लंग्स ईटीसी, ये जो रिब केज हैं ये हमारे हार्ट और लंग और भी इंटरनल आर्गन होते हैं जिनको ये प्रोटेक्ट करके रखता है, हमारा रिब केज प्रोटेक्ट करके रखता है सभी को। अब हम बात करें स्टर्नम की, तो स्टर्नम क्या होता है, द स्टर्नम आल्सो नोन एज द ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम को आप क्या बोल सकते हो, ब्रेस्ट बोन भी बोल सकते हो। इट इज ए लॉन्ग एंड फ्लैट बोन विच इज लोकेटेड इन सेंटर ऑफ द चेस्ट, ये लॉन्ग और फ्लैट बोन होती है, मतलब लंबी और चिपटी बोन होती है, जो कि हमारे चेस्ट के सेंटर में प्रेजेंट होती है, आपकी जो स्टर्नम होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा छोटा था, आप इसमें थोड़ा कंटेंट अपने आप से बना के भी लिखिएगा, क्योंकि यह सभी को पता होगा स्टर्नम क्या है, स्कल क्या है, ये रिबकेज क्या है, सभी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी मसल कॉन्ट्रैक्शन का क्या होता है, ये आपका है फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। मतलब इसी में एनाटॉमी भी आ जाएगा और बाकी फिजियोलॉजी तो दोनों चल ही रहा है, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे, ये जब मैं सिलेबस आपका कंप्लीट करवा था तब भी बताया था, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यह क्वेश्चन आपको मिल ही गया है। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस इन विच मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी, यह एक प्रोसेस है जिसमें हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती है, और जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हेल्प करती है हमारे बॉडी के मूवमेंट में, पहला पॉइंट हो गया। द कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ मसल्स इज आल्सो कॉल्ड मसल ट्विच, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन को आप मसल ट्विच भी बोल सकते हो। इन विच द लेंथ ऑफ मसल फाइबर इज चेंज, इसमें क्या है, जो मसल फाइबर होती है उसकी लेंथ चेंज होती रहती है प्रॉपर। अब अगर मैं स्टेप की बात करूं कि कौन कौन से स्टेप मसल कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, सबसे पहला जो स्टेप होता है एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल डाउन मोटर न्यूरॉन, जो मोटर न्यूरॉन होता है उस वहां से क्या है, एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करता है। उसके बाद एस्टिलकोलिन मतलब एसीएच रिलीज इनटू सार्कोलेमा, सार्कोलेमा से जो है एसीएच रिलीज होगा वहां पे, एक्शन पोटेंशियल ऑन सार्कोलेमा, अब जो एक्शन पोटेंशियल वो सार्कोलेमा तक आएगा। उसके बाद सोडियम आयन मतलब Na+ जो होता है सोडियम आयन इंटर इनटू मसल सेल, ठीक है, मसल सेल में इंटर होगा। कैल्शियम रिलीज फ्रॉम सिस्टर्नेई, ठीक है, ये यहाँ से जो है ये कैल्शियम रिलीज होगा। अब मायोसिन हेड्स अटैच टू एक्शन, अब जो मायोसिन का हेड रहेगा वो सल्फेट एक्टिन तक ये अटैच होगा, उसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यही तो हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब यहाँ पे देखो आपका एक स्केलेटल मसल्स का ये फिगर है, बाकी मसल कॉन्ट्रैक्शन देखो कुछ इसी तरह ही होता है, ठीक है। ये आपका है इमेज, ठीक है, अगर आपको इमेज बनाना है तो यहाँ से आप बना सकते हो। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट जो हमारा आता है क्वेश्चन यह है, ड्रा द फ्लो चार्ट डिवीजन ऑफ स्केलेटल सिस्टम एंड डिफाइन द अपेंडिकुलर स्केलेटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल लॉन्ग में आता है आपका। मैं इसकी बात करूं तो आपको क्या है, स्केलेटल सिस्टम का डिवीजन पूरा करना है। डिवीजन मतलब जो 2 से 6 हड्डियां होती हैं सभी को आपको डिवीजन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि यह 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक एक्जियल है एक अपेंडिकुलर है। तो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको यहाँ पे क्या है, अपेंडिकुलर को डिटेल में लिखना है, ठीक है। तो अपेंडिकुलर को हम लोग को डिटेल में पढ़ना होगा। तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम 206 हड्डियां होती हैं, तो जो अपेंडिकुलर होता है उसमें 126, जो एक्सियल में होता है 80, 80 और 126 को आप ऐड करो कितना होगा, ठीक है, 206 हो जाएगा। तो अपेंडिकुलर में हमारा देखो लिम्स बोन 120 है, 4 लिम्ब 60, ह्यूमरस 2, रेडियस 2, अल्ना 2 और कार्पसल 16, मेटाकार्पसल 10 और फैलेंजस 28। अब हिंड लिम्ब में जो हमारा होगा वो 60 होगा, बाकी फीमर में 2, टिबिया में 2 और फैबुला में 2, पटेला में 2 और टॉर्सल में 14, मेटाटॉर्सल में 10 और फैलेंजस में 28। गर्जल में जो हमारा होगा पेक्टोरल में 4, क्लेविकल में 2, बाकी स्कैपुला में 2, पेल्विक में 2। अब हम बात करेंगे ये एक्जियल की जो 80 है, तो इसमें वर्टेब्रा में जो सर्विकल होगी वो 7 होगी, थोरेसिस में 12, लिम्बर में 5,
और जो सैक्रल उसमें 1 और कोकिक्स में 1। अब स्कल की बात करें तो क्रेनियन में 8, फेस में 14, यूरोस्कल में 6, हाइड बोन में 1। अब यहाँ पे आपको मिलेगा रिब्स में जो कि 12 पेयर होंगे, मतलब 24 बोन, स्टर्नम में सिंगल ही रहेगा। अब ये डिवीजन तो आप सभी ने देख लिया है। अब हमें डिटेल में पढ़ना है अपेंडिकुलर स्केलेटल, ठीक है, जो कि क्वेश्चन पुटअप किया गया है। ये आपका है अपेंडिकुलर स्केलेटल। तो हम लोग अपेंडिकुलर को डिटेल में देख लेते हैं। ये आपका है अपेंडिकुलर की हेडिंग। अपेंडिकुलर स्केलेटल क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ स्केलेटल दैट इंक्लूड्स अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और पेल्विस। अपर लिम्ब में आपका आएगा आर्म, शोल्डर, बाकी लोअर लिम्ब में आपका आएगा लेग और हिप्स, ठीक है, बाकी पेल्विस तो है। दे मेनली कंसिस्ट ऑफ अपर लिम्ब में 60 बोन, लोअर लिम्ब में 60, पेक्टोरल गर्डल में 4, पेल्विक गर्डल में 2। अब बात करेंगे हम अपर लिम्ब की। अपर लिम्ब की आपको मैं डिटेल में समझाऊं तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स जहां पे प्रेजेंट होती हैं 60 हड्डियां। इसमें क्या है, ह्यूमरस मतलब आर्म बोन। इट इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ फोर लिम्ब। फोर लिम्ब की ये लॉन्गेस्ट बोन होती है। इट हेल्प पुल, पुश, लिफ्ट, रोटेशन, इडीसी। ये कोई भी चीज को आप पुल करना हो, पुश करना हो, लिफ्ट करना हो, रोटेट करवाना हो तो ये हमारी ह्यूमरस मतलब आर्म बोन ही हेल्प करती है वहां पे। अब बात करें हम अल्ना एंड रेडियस की। दीज टू प्रेजेंट एट लोअर आर्म। ये दोनों हड्डियां होती है, ये लोअर आर्म पे प्रेजेंट होती हैं। रेडियस इज प्रेजेंट एट थंब साइड एंड शॉर्टर देन अल्ना। ये जो रेडियस प्रेजेंट होता है हमारे थंब साइड पे प्रेजेंट होता है और अल्ना थोड़ा शॉर्ट होता है। अब देखो कार्पल्स की क्या है, दीज आर 8 इरेगुलर शेप। यहाँ पे जो है 8 इरेगुलर शेप की हड्डियां प्रेजेंट होंगी जो कि हमारे रिस्ट बोन होती हैं और रोटेशन में यह हेल्प करती हैं। मेटाकार्पल्स क्या होती है, दीज आर 5 हैंड फाउंड पाल्म ऑफ हैंड। अब देखो जो हाथ में होती है ना 5 ठो छोटी छोटी, उसको आप मेटाकार्पल्स बोल सकते हो। अब मैं इमेज आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो ह्यूमरस है, यहाँ पे अल्ना है, यहाँ पे रेडियस है, इधर कार्पल्स है, इधर मेटाकार्पल्स है, इधर फेलेंजेस है, ठीक है। तो हमें मेटाकार्पल की बात करनी थी, ये जो छोटे छोटे नहीं है, ये मेटाकार्पल आपकी हैं, ठीक है, ये वाला। अब बात करें फैलेंजेस की। फैलेंजेस आपको इधर दिख रही होगी। दीज आर फिंगर बोन। ये फिंगर बोन होती है, कंसिस्ट ऑफ 14 बोन। ये लगभग 14 होती हैं नंबर्स में। ऑल फिंगर्स कंटेन 3 बोन एक्सेप्ट थंब ओनली 2। थंब में केवल 2 रहता है, बाकी और भी हड्डियां के और भी अंगुली में 3 होती हैं। अब हम बात करेंगे लोअर लिम्ब की, ठीक है। तो लोअर लिम्ब में देखो टोटल नंबर ऑफ बोन 60 होंगे और ईच लोअर लिम्ब कंटेन 30 बोन्स। एक बोन्स में कम से कम, एक लोअर लिम्ब में कम से कम 30 बोन्स होती हैं। फीमर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। हमारे बॉडी में जो फीमर होती है स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन भी होती है। टीबिया एंड फाइबुला आर 2 बोन्स प्रेजेंट इन लोअर रीजन। ये जो लोअर रीजन में 2 बोन्स हमारे प्रेजेंट होते हैं जिनका नेम है टीबिया और फैबुला। पटेला इज ए सिस्मॉइड बोन्स प्रेजेंट इन एट नी जॉइंट। नी मतलब घुटने के जॉइंट पे एक सिस्मॉइड बोन्स होते हैं जिसको हम लोग पटेला कहते हैं, जो कि वहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारे घुटने के जॉइंट पर। टॉर्सल्स आर 7 बोन्स ऑफ एंकल। एंकल में जो टॉर्सल होते हैं वो लगभग 7 हड्डियां प्रेजेंट होती हैं जिन्हें आप टॉर्सल बोल सकते हो। मेटाटॉर्सल क्या होता है, मेटाटॉर्सल आर 5 बोन्स ऑफ सोल। सोल में हमारे 5 बोन्स जो होते हैं उन्हें आप मेटाटॉर्सल बोल सकते हो। फैलेंजेस आर 14 बोन दैट फॉर्म 2। हमारे अंगूठे में फैलेंजेस होते हैं जो कि 14 बोन्स होते हैं। इधर आपका ये फिगर है, जैसे फीमर दिख रहा होगा, पटेला, टिबिया, फेबुला, टॉर्सल, मेटाटॉर्सल्स और फैलेंजेस, ये है आपके इमेज। अब बात करेंगे पेक्टोरल गर्डल की। पेक्टोरल गर्डल क्या है, इट इज प्रेजेंट इन पेयर। यह जो है पेयर में प्रेजेंट होता है। इन विच 2 क्लेविकल एंड स्कैपुला प्रेजेंट। इसमें 2 क्लेविकल और स्कैपुला प्रेजेंट होते हैं। विच अटैच द बोन्स ऑफ अपर लिम्ब, जो कि मतलब अपर लिम्ब के बोन से ये अटैच होते हैं। क्लेविकल क्या होता है, मतलब कॉलर बोन। इट इज नैरो स्ट्रक्चर बोन। यह क्या है, नैरो स्ट्रक्चर बोन होती है, मतलब थोड़ी सकरी मतलब इनकी संरचना होगी। इट प्रेजेंट बोथ साइड ऑफ नेक। ये गर्दन के दोनों तरफ प्रेजेंट होंगे। अब स्कैपुला की बात करें, इट इज फ्लैट। या थोड़ी सी फ्लैट मतलब चिपटी होती है, ट्रायंगुलर शेप की होती है। दैट कनेक्ट क्लेविकल। ये क्लेविकल से कनेक्ट होती है टू द ह्यूमरस, ह्यूमरस तक। आल्सो नोन एज सोल्जर ब्लेड। इसको आप सोल्जर ब्लेड भी बोल सकते हो। तो ये हमारा जो अपेंडिकुलर था यही चल रहा है। अब लास्ट वाला जो हमारा बचा है पेल्विक गर्डल, अपेंडिकुलर में ही आपको इसको पढ़ना है। इट इज हिप बोन्स आल्सो प्रेजेंट इन द पेयर। यह भी क्या है, ये हिप बोन है जो कि पेयर में प्रेजेंट होता है। इट इज एन इरेगुलर। यह क्या है, इरेगुलर होगा। ईच शेप्ड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ कोकेक्सिया। अब जो एक शेप मतलब जो इनके भी जितने भी शेप बने हैं वो कोकेक्सिया के हेल्प से ही बने। जैसे देखो इसमें हिप बोन है, इलियम होगा, स्कीम होगा और प्यूबिस हो गया, ठीक है। ये है इसका इमेज। हमारा जो है 2 यूनिट मतलब लॉन्ग वाला और शॉर्ट वाला, मतलब 7 नंबर और 10 नंबर का क्वेश्चन जो भी 2 यूनिट से मोस्ट इंपॉर्टेंट बचे थे वह ऑलरेडी अब कवर हो चुके हैं, ठीक है। अब हम आपसे मिलेंगे तो यूनिट नंबर 3 के साथ। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं यूनिट नंबर 3 का भी मैटर तैयार करके रखा हूँ, केवल आप सभी को वीडियो प्रोवाइड करनी है। तो अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फ्रेंड्स।